हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में एडा बूस्ट का कोर इंट्यूशन पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप एडा बूस्ट कैसे काम करता है। इस वीडियो को आप दो पार्ट्स में देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारा का सारा थ्योरी दिखाऊंगा और फिर सेकेंड पार्ट में मैं आपको एक कोड के थ्रू जो थ्योरी हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पूरा चीज। सो एडा बूस्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक टॉय डेटा सेट लिया जिसमें दो इनपुट कॉलम्स हैं x1 x2 और एक आउटपुट कॉलम है y। इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है क्योंकि y में आपका 1 और 0 है सिर्फ। सो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक चीज यहाँ पे पता है हमें कि n इज इक्वल टू 5 है। नंबर ऑफ रोज इन द डेटा सेट इज 5। छोटा सा टॉय डेटा सेट है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर बात करो तो सबसे पहला जो स्टेप होता है एडा बूस्ट में वो ये होता है कि आप अपने हर रो को इनिशियली एक वेट असाइन करते हो, ठीक है। और शुरू में जब आप वेट असाइन करते हो तो सारे रोज का वेट बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो वेट कैलकुलेट करने के लिए हर रो को 1/5 का वेट दे देंगे एज इन 0.2 का। जनरली जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आप 1/n कर देते हो। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, और यही आपका वेट होता है। हर रो का इनिशियल वेट विल बी 1/n। इन सभी को जोड़ोगे 1/n 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 को जोड़ोगे n टाइम्स तो आपको n मिल जाएगा, आई एम सॉरी 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर एक वेट बोल के कॉलम बना रहा हूं और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 0.2 0.2 0.2 0.2 एंड 0.2, ठीक है। अब यहां से मेन काम स्टार्ट होता है। अब हम लोग स्टेज 1 में घुसेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेज 1 में घुसेंगे। स्टेज 1 में आप जो पहला काम करोगे वो ये है कि इस डेटा सेट के ऊपर आप एक डिसीजन ट्री को ट्रेन करोगे। वो डिसीजन ट्री की खासियत ये होगी कि उसका मैक्स डेप्थ 1 होगा, मतलब कि वो एक डिसीजन स्टंप होगा, ठीक है। अब वो कैसे इसके ऊपर काम करेगा ये आपको जानने के लिए डिसीजन ट्री पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक रफ इंट्यूशन दे सकता हूं कि आप x1 या फिर x2 इन दोनों में से किसी एक के ऊपर कट मारोगे तो हो सकता है कि वो डिसीजन ट्री का स्टंप ऐसा बने, x1 ग्रेटर देन 5, ये एक स्टंप हो सकता है। x2 लेस देन 10, ये भी एक स्टंप हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे डिसीजन ट्रीज पॉसिबल हैं, डिसीजन स्टंप्स पॉसिबल हैं इस डेटा सेट के ऊपर। बट आप इनमें से कौन सा डिसीजन स्टंप चूज करोगे? आप वो डिसीजन स्टंप चूज करोगे जिसको यूज करने से एंट्रोपी में मैक्सिमम डिक्रीज आता है या फिर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन आता है। एंट्रोपी बोल लो या फिर जीनी एंट्रोपी बोल लो, सेम बात है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हमने क्या किया, एक डिसीजन स्टंप फाइनलाइज किया जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, ठीक है। अब हमने उस मॉडल को सेलेक्ट कर लिया, लेट्स कॉल दैट डिसीजन स्टंप एज मॉडल M1, ठीक है। अब हमें दो काम करना है। सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हमें इस डिसीजन स्टंप का परफॉर्मेंस देखना है इस डेटा सेट के ऊपर। सो हम क्या करेंगे, ये इनपुट्स उठा करके इस डिसीजन स्टंप को देंगे और आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। या फिर हम सिंपल बोले तो वाइपरेट कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहां पर एक और कॉलम बना रहा हूं बाय द नेम ऑफ वाइपरेट। बेसिकली ट्रेनिंग डेटा के ऊपर इस एल्गोरिथम का प्रिडिक्शन क्या है। अब मान लेते हैं कि प्रिडिक्शन कुछ ऐसा है, ये प्रिडिक्शन आया, ठीक है। ऑब्वियसली ये रियल प्रिडिक्शन नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अब यहां पर अगर आप नोटिस करो तो सारे प्रिडिक्शंस सही हैं एक्सेप्ट दिस वन। ये प्रिडिक्शन गलत आया, एक्चुअली ये 1 था, हमारा एल्गोरिथम बोल रहा है 0 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो काम करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अल्फा 1 निकालना पड़ेगा। अल्फा 1 क्या है कि फाइनल प्रिडिक्शन करते टाइम मॉडल 1 का कितना सही होगा, ठीक है, वो होता है अल्फा 1, या आप बोल सकते हो वेट ऑफ दिस मॉडल, ठीक है। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये अल्फा डिपेंड करेगा आपके एरर रेट के ऊपर। एरर रेट क्या है कि इस डेटा के ऊपर आपने कितनी गलती की, आपके मॉडल ने इस डेटा के ऊपर
कितनी गलती की इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका एरर बहुत ज्यादा है तो आपका अल्फा बहुत कम होगा, क्योंकि सोच के देखो ना, लॉजिकल है। अगर आपका मॉडल बहुत ज्यादा गलती कर रहा है तो फाइनल प्रिडिक्शन करते टाइम इसका से कम होना चाहिए। अगर इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो इसका एरर रेट कम होगा, तो इसका अल्फा ज्यादा होगा। फाइनल प्रिडिक्शन में हम इसकी बात ज्यादा मानेंगे क्योंकि उसने ज्यादा सही प्रिडिक्शंस किए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये अल्फा कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमें एक फंक्शन चाहिए जो ये अल्फा कैलकुलेट करके दे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर करने के प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा कि अल्फा कैलकुलेट कैसे होगा। मान लो हमारे पास 3 मॉडल्स हैं। दिस इज मॉडल ए, दिस इज मॉडल बी एंड दिस इज मॉडल सी। ठीक है, अब मॉडल ए जो है वो हमेशा सही रहता है, मतलब इसका एरर रेट 0 है, कभी भी गलती नहीं करता। मॉडल बी जो है वो कभी भी सही नहीं होता, वो हमेशा ही गलत होता है। इसका मतलब इस मॉडल का एरर रेट 100% है। सी एरर रेट इज बेसिकली 1 माइनस एक्यूरेसी। अगर आपका एक्यूरेसी 90% है तो आपका एरर रेट 10% होगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। जो थर्ड वाला मॉडल है ये थोड़ा वियर्ड है, ये 50% एरर रेट है। सो इस मॉडल का एक्यूरेसी 100%, इसका एक्यूरेसी 0%, इसका एक्यूरेसी 50%। द क्वेश्चन इज दिस कि इसमें से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा रिलायबल है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रिलायबल मॉडल कौन सा है। अब आई गेस आप तुरंत समझ पा रहे होगे कि पहला वाला मॉडल सबसे ज्यादा रिलायबल है, राइट। बट अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इसको हटा दो, इन दोनों में ज्यादा रिलायबल कौन है, तो आप सोचो कि कौन सा मॉडल इन दोनों में ज्यादा रिलायबल है, बी और सी में। अब आप लोगों में से अगर बहुत लोगों ने सोचा कि सी है, तो एक्चुअली ये गलत है, बी ज्यादा रिलायबल है। सोच के देखो, आपका कोई फ्रेंड है जो 50% टाइम्स झूठ बोलता है और एक दूसरा फ्रेंड है जो 100% टाइम्स झूठ बोलता है, तो आप किसकी बात पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे? ऑब्वियसली उस फ्रेंड की बात पे आप ज्यादा ट्रस्ट करोगे जो हमेशा झूठ बोलता है। आप जो भी वो बोल रहा है उसका उल्टा मान लेते हो तो वो 100% सच हो गया, राइट। लेकिन ये कभी कभी सच बोलता है और कभी कभी झूठ बोलता है। इसका मतलब ये वाला जो मॉडल है ये रिस्की है हमारे लिए। ये वाले मॉडल का प्रेडिक्शन को हम नेगेटिव करके यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये दोनों मॉडल एक्चुअली सेम है। ये हमेशा सही बोलता है, ये हमेशा गलत बोलता है। इसकी बात को अगर आप उल्टा कर लो तो ये मॉडल और ऊपर वाला मॉडल सेम हो गया, ये वाला मॉडल खतरनाक है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करो, अल्फा और एरर के बीच में, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपको किस तरह का ग्राफ चाहिए। आपको एक ऐसा ग्राफ चाहिए कि जब एरर क्लोज टू 0 है तो अल्फा शुड बी हाई। ध्यान से सुना, अगर एरर रेट इज क्लोज टू 0 और 0 तो आपको अल्फा हाई चाहिए, क्योंकि अगर आपका मॉडल ऐसा है जो बहुत कम गलतियां करता है तो आप उसको हाई वेटेज दोगे। अगर आपका मॉडल है जो बहुत गलतियां करता है, मान लो एरर रेट 1 है, एरर रेट 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, तो अगर आपका एरर रेट इज वेरी क्लोज टू 1, मतलब ये वाला मॉडल, तो आपको ऐसा अल्फा चाहिए जो नेगेटिव में बहुत बड़ा हो, कुछ ऐसा। और अगर आपका एरर रेट 50% है, 0.5, तो आपको कैसा अल्फा चाहिए? आप इसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो आप इसको 0 दो, मतलब आपको ऐसा कुछ चाहिए। इसका मतलब आपको एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए जो ये ग्राफ फॉलो करे। ऐसा ग्राफ फॉलो करने वाला आपको मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए अल्फा कैलकुलेट करने के लिए, और ऐसा एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है और वो ये है 1/2 ln 1 minus error by error, and this is the function using which you calculate alpha। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एरर कैसे निकलता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, बट दिस इज द फॉर्मूला जिसको यूज करके आप किसी भी डिसीजन स्टंप का वेटेज या फिर अल्फा कैलकुलेट करते हो। आई होप मैं आपको इंट्यूशन दे पाया कि हम ये फंक्शन क्यों यूज करते हैं। ये इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज एक बार मेक श्योर आपको ये समझ में आ गया। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि इस फॉर्मूला में जो एरर है वो कैसे कैलकुलेट होता है, या किसी भी डिसीजन स्टंप का
एरर आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अब ये जो एरर है ये एग्जैक्टली 1 माइनस एक्यूरेसी नहीं है। यहां पर जो एरर आप कैलकुलेट करते हो वो कैसे करते हो मैं आपको बताता हूं। उसके पहले मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं। मान लेते हैं अभी तक हमने माना कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे गलती हो रहा है। एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बढ़िया करने के लिए मान लेते हैं कि 2 पॉइंट्स पे गलती हो रहा है, ये एक और पॉइंट है जहां पे गलती हो रहा है, ठीक है। अब जो एरर होता है वो बहुत सिंपल है। एरर होता है उन सारे रोज के वेट का सम जो मिस क्लासिफाइड है। सिंपल है। आप सबसे पहले खोजोगे कि आपके कितने रोज मिस क्लासिफाइड है। हमारे केस में ये 2 रोज मिस क्लासिफाइड है। आप इन दोनों के वेट को लोगे और ऐड कर दोगे, वही आपका एरर है। सो इस फर्स्ट मॉडल के केस में हमारा जो M1 था, पहला डिसीजन सम, इसके केस में जो एरर है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.4 बिकॉज उसने 2 रोज पे गलतियां की। अब अगर हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में डालें अल्फा 1 कैलकुलेट करने के लिए, तो ये आएगा 1/2 log ऑफ 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 और ये वैल्यू आता है 0.20 के आसपास, ठीक है। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, बट दिस इज द वैल्यू। सो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाली अभी कि जो हमारा पहला वीक लर्नर था डिसीजन सम, उसका फाइनल प्रिडिक्शन में कितना से होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अल्फा 1 विल बी इक्वल टू 0.20, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। अब जो नेक्स्ट काम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसमें आपको क्या करना है कि मैंने आपको जैसा पिछले वीडियो में बताया कि ये स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। स्टेज 1 में हमने एक वीक लर्नर को ट्रेन किया और उसका वेटेज कैलकुलेट किया, उसने कुछ गलतियां की। अब हमें उन गलतियों को अगले स्टेज में भेजना है। सो ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आपके जो पॉइंट्स मिस क्लासिफाइड होते हैं आप उनका इंपॉर्टेंस बढ़ा देते हो। इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ाते हो? यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड अप सैंपलिंग। सो फंडा बहुत सिंपल है। आपको अगले मॉडल को, अगले डिसीजन स्टंप को बताना है कि ये 2 पॉइंट्स के ऊपर मैंने गलती की तो तुम गलती मत करना। और ये बताने का तरीका क्या है कि आप डेटा में इन दोनों रोज का वेटेज बढ़ा दोगे, वेट बढ़ा दोगे और जो करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स हैं उनका वेट घटा दोगे। सो इन अ वे मैं मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स का वेट को बूस्ट कर रहा हूं और बूस्ट से ही आता है बूस्टिंग, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें वेट्स को अपडेट करना है, मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स के वेट्स को बढ़ाना है और और जो करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स हैं उनके वेट को घटाना है। बट द क्वेश्चन इज कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है। एंड गाइस द आंसर इज ऑन द व्हाइट बोर्ड। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है और ये फॉर्मूला है वेट अपडेट का। 2 अलग फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स के लिए, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के लिए, और एक है करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट के लिए, मतलब इन तीनों पॉइंट्स के लिए। फॉर्मूले में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम पहले मिस क्लासिफाइड पॉइंट का बात करें तो न्यू वेट का जो वैल्यू है वो आएगा करेंट वेट से, विच इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर अल्फा 1। अगर आपको याद होगा अल्फा 1 हमारा आया था 0.20, राइट। तो अगर मुझे इन दोनों रोज का नया वेट निकालना है तो वो एक्चुअली होगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर 0.2 और करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट के लिए 0.2 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -0.2। अब अगर आप ये कैलकुलेशन करो तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू आता है 0.24 और ये वैल्यू आता है 0.16। एंड यू कैन सी जो इनकरेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स हैं उनका वेट बढ़ गया, करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स का वेट घट गया। सो गाइज मैंने जो भी हमारा रिजल्ट आया था उसको एक नए कॉलम में ऐड कर दिया है अपडेटेड वेट्स बोल के। 0.16 करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स के लिए, 0.24 मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स के लिए। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, अगर आप इस पूरे को ऐड करो तो ये नंबर आ रहा है 0.96। द थिंग इज कि आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो वेट्स है उनका सम हमेशा 1 होना चाहिए, जैसे यहां पर था। तो हम बहुत सिंपली क्या करेंगे, हर वेट को 0.96 से डिवाइड कर देंगे, बेसिकली नॉर्मलाइज कर देंगे। और मैंने ऑपरेशन कर रखा है, तो ये करने के बाद जो हमारे वेट्स बनते हैं वो होता है ये, और ये जो वेट्स हैं इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हमारा डेटा सेट है वो प्रिपेयर्ड है, ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड। एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है अगले स्टेज में जाने के लिए, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूं, पहले इस पूरे के पूरे व्हाइट बोर्ड को रब करके इस डेटा सेट को थोड़े कॉम्पैक्ट तरीके से लिख। सो गाइस मैंने पूरे के पूरे डेटा सेट को फिर से कॉम्पैक्ट तरीके से स्क्रीन पे लिख दिया है। ये रहा मेरा x1 कॉलम, x2 कॉलम, y कॉलम और ये रहा मेरा न्यू वेट्स। ठीक है, अब मुझे इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, वो है अप सैंपलिंग। सो मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके से मुझे आगे वाले स्टेजेस में ये इंफॉर्मेशन भेजना है कि इस स्टेज में क्या गलती हुई, और वो हम कैसे करते हैं, जो भी मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स हैं उनको हम काइंड ऑफ बूस्ट करते हैं। और वो बूस्ट कैसे होता है, यूजिंग अप सैंपलिंग। अप सैंपलिंग कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, बट अप सैंपलिंग करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि आपको इस तरीके से एक रेंज बनाना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, डिपेंडिंग ऑन द वेट्स मैंने ये रेंजेस क्रिएट किए। सो सबसे पहला 0.166 था, तो मैंने 0 से लेके ये रेंज बना दिया। फिर अगला 0.25 था, तो इस तरह से 0.255 ऐड किया, फिर इसमें 0.25 ऐड किया, और फिर इसमें 16 ऐड किया, और फिर 16 ऐड किया, तो 1 तक बन गया। तो बेसिकली मैंने रेंजेस क्रिएट कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 5 बार 5 टाइम्स आई विल जनरेट रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। मैं 5 रैंडम नंबर्स जनरेट करूंगा बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, मैं आपको नंबर जनरेट करके बताता हूं। मान लो मेरा एक नंबर है 0.13, एक नंबर है 0.43, एक नंबर है 0.62, एक नंबर है 0.50 और एक नंबर है 0.8। मान लो रैंडमली जनरेट हुआ। अब अगर आप देखो तो हमें पता करना है कि ये नंबर कौन से रेंज में आके गिर रहा है। जिस रेंज में आके गिर रहा है हम उसी कॉलम को उठाएंगे और उसी रो को उठाएंगे। देखो 0.13 जो है वो इस रेंज में आके गिर रहा है, तो हम कॉलम रो नंबर 1 को उठाएंगे। 0.43 इस रेंज में आके गिर रहा है, तो हम रो नंबर 3 को उठाएंगे। फिर ये 0.62 भी इसी रेंज में गिर रहा है, हम 3 को फिर से उठाएंगे। फिर 0.50 भी यहीं पे गिर रहा है, हम रो नंबर 3 को फिर से उठाएंगे। और फिर है 0.8 विच इज दिस वन, तो हम 4 को उठाएंगे। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कंप्लीटली नया डेटा सेट बना रहा हूं जिसमें सिर्फ ये नंबर्स रहेंगे, ये रो नंबर्स रहेंगे। सो 1 रहेगा, 3 बार रहेगा और 4 रहेगा। अब बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक यू कैन सी 3 जो है वो ज्यादा बार मेरे डेटा में है, मतलब उसका वेटेज बढ़ गया डेटा के अंदर। ठीक है, अब रैंडमली आप और ड्रॉ करते तो ऐसा भी हो सकता था कि 1 आता, फिर 3 आता, फिर 3 आता, फिर 2 आता, फिर 2 आता। 3 और 2 में ज्यादा गलतियां, तो 3 और 2 आपको ज्यादा दिखाई देगा। सो बेसिकली इस पूरे टेक्निक से क्या होता है कि जब आप सैंपलिंग करते हो तो सिंस हम इस रेंज के हिसाब से रो को उठा रहे हैं, तो वो रो उठने का चांस ज्यादा है जहां पे रेंज ज्यादा बड़ा है, राइट। और इसी टेक्निक को बोलते हैं अप सैंपलिंग। तो अब मेरे पास जो नया डेटा सेट होगा स्टेज 2 के लिए, वो ये डेटा सेट नहीं होगा, वो होगा ये डेटा सेट। मैं एक बार फर्स्ट वाला कॉलम लूंगा, फिर 3 वाला कॉलम 3 बार लूंगा, और फिर 4 वाला कॉलम लूंगा। मैं ये वाला और ये वाला डेटा सेट ये वाला दोनों रोज हटा दूंगा। ठीक है, और इन बचे हुए के ऊपर काम करूंगा, और इसके बाद सब कुछ रिपीट होगा। फिर से मैं क्या करूंगा, मैं एक नया डिसीजन स्टंप लूंगा और इस डेटा के ऊपर उसको ट्रेन करूंगा। ऑब्वियसली डेटा चेंज हो गया, डिसीजन स्टंप का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। मैं फिर उस नए डिसीजन स्टंप के लिए अल्फा 2 निकालूंगा, और फिर मैं फिर से ये पूरा अप सैंपलिंग वाला स्टेप करते जाऊंगा। ऐसा हम कितनी बार करेंगे, जितने भी आप डिसीजन स्टंप्स रखने वाले हो। सो एट द एंड आपके पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n तक का वैल्यू आ जाएगा, और जो फाइनल आपका प्रेडिक्शन होगा वो होगा अल्फा 1 टाइम्स h1x प्लस अल्फा 2 टाइम्स h2x डॉट 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 अल्फा n टाइम hnx, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया। अब आई नो बार बार रिपीट करके दिखाना थोड़ा बोरिंग है, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरी चीज को स्टेप बाय स्टेप एक कोड के थ्रू देखते हैं। ठीक है, उससे आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा कि पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है मल्टीपल टाइम्स।